दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कितनी दूरियां। उसके गालों वाला हंसी का भंवर अच्छा लगा होगा उन्हें, या भवों के नीचे वाला काला तिल, या ये सुराही माफिक गर्दन। लॉन में छिटकी सुबह की धूप में बैठी मैं मोबाइल पर तस्वीरें देख रही थी। अंजलि की तस्वीरें, कुछ अकेले, कुछ ग्रुप में, और नमन के साथ। नमन मेरे पति और अंजलि उनकी गर्लफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड। कभी कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मैं जानती थी। ये तस्वीरों में हाथों का छूना, अगल बगल खड़े होना इत्तेफाक तो नहीं। और नमन की घनी मूंछों के नीचे से झांकती मुस्कुराहट, वो ज्यादातर अंजलि के सामने ही दिखती। तस्वीरें देखते हुए सीने में कुछ गड़ने लगा। मैंने फौरन मोबाइल बंद करके किनारे रख दिया। अब न देखूंगी न कुढ़ूंगी। तभी गेट पर गाड़ी आकर रुकी। नमन थे। 5 दिन के टूर से वापस आए थे। गुड़गांव की एक कंपनी में मार्केटिंग हेड थे, तो अक्सर ऑफिशियल ट्रिप रहती थी। देर हो गई। फ्लाइट 8 बजे की थी ना? मैंने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। वो अंजलि को ड्रॉप करके आया ना, इसलिए, कहकर वो भीतर चले गए। आज तो दिन का वक्त था, वो खुद नहीं जा पाई। मैं पूछना चाहती थी उनसे, लेकिन तब तक निगाह उनकी कलाई में झूलती नई घड़ी पर अटक गई। हाँ, उसी ने गिफ्ट की होगी। एक बार की दिल हुआ कि पूछ लूं, लेकिन नहीं पूछा। सवालों के ढेर में इसे भी गिरा दिया। जिन बातों के जवाब ना दिए जाएं, उनको पूछने का कोई मतलब नहीं। घड़ी की कोफ्त मन में दबाए शाम को मैं बैग खाली कर रही थी। नमन वहीं लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तभी बैग में से एक चाबी मिली। ये किसकी चाबी है नमन? मैंने पूछा। गर्दन उठाकर देखते हुए बोले, अंजलि की होगी। अंजलि की? तुम्हारे बैग में कैसे? उसके पास होनी चाहिए ना? सवालों की गिनती के साथ मेरे दांत भिंचते जा रहे थे। आ गई होगी, कल दे दूंगा, वो काम करते हुए ही बोले। मेरी ओर देखा भी नहीं। ये वापस करने वाली बात सुनी सुनाई थी मैंने, लेकिन लैपटॉप बैग से निकला रुमाल जो अलमारी में सबसे आगे रखा था, वो अब भी वहीं था। कार में मिला उसका ईयररिंग, वो भी वापस नहीं करके आए। ये सहेजना क्या था मैं समझती थी। मैंने मेज पर चाबी पटकी और बाहर जाने लगी। फिर दरवाजे तक पहुंचकर भी जब रहा नहीं गया तो पलट कर कह ही दिया, सामान के साथ किसी रोज उसे न ले आना। कुछ कहा क्या? उन्होंने काम करते हुए ही पूछा, और मैं बिना कुछ कहे चली गई। मैं चाहती थी वो काम छोड़कर मेरी हथेली थाम लेते, बोलते, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, कसम से श्रुति, हम सिर्फ कॉलीग हैं। वो कभी कुछ नहीं बोलते। जैसे मुझे समझाना, मेरी शिकायत दूर करना जरूरी ही नहीं था, या फिर मेरे अंदेशे कुछ नहीं थे उनकी नजरों में। अगर वाकई में ऐसा था, अगर उन दोनों के बीच कुछ पनप रहा था, तो मैं किसी खरपतवार की तरह बीच में क्या कर रही थी? जो बातें मन से निकलती नहीं हैं, वो चक्कर काटती रहती हैं, हवा में घूमते कपास के रेशे की तरह। अगली सुबह नमन ऑफिस चले गए। मैं डाइनिंग टेबल पर गिरी पानी की बूंदों से लिखने लगी। एन लिखा, फिर ए, आगे ए लिखती कि मोबाइल पर रिंग हुई। माँ का फोन था। कैसी हो माँ? पूछते हुए मैंने ए अक्षर मिटा दिया। फिर उसी लड़की के बारे में सोचने लगी। मेरी आवाज की मायूसी पकड़ ली उन्होंने। समझाने लगी, तुझे गलत फहमी होगी बेटा, दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं। दोस्त? मैं ये शब्द दोहरा कर हंस दी। जब कहने को कुछ नहीं रह जाता तो हम यूं ही हंस देते हैं। मेरे पास भी कुछ नहीं था कहने को। माँ से कैसे कहती कि साल भर से ये दोस्ती कैसे मन पर पंजे खरोंच रही थी। रात मुट्ठी भर अंधेरा खिड़की पर टिका गई। मैं और नमन बिस्तर का अपना अपना हिस्सा थामे लेटे थे। मेरी तरफ करवट लेते हुए वो बोले, इस 14 को गुवाहाटी जाना है 15 दिनों के लिए, फैमिली को भी ले आ सकते हैं, तुम चलना मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, मैंने बेरुखी से कहा। वो वापस पलट गए, बोले, अच्छा, मैंने तो दोनों के अकॉर्डिंग बुकिंग करा ली थी, तो क्या करूं? पैताने से चादर खींचते हुए मैंने कहा, वैसे भी मैं बनारस जा रही हूं, दोस्तों के साथ प्लान बनाए।
ओह, कब का प्लान? उन्होंने पूछा। 14 रात की ट्रेन है। मैंने झूठ बोल दिया। सच ये था कि प्लान अभी बना था और मैं अकेले जा रही थी बनारस, नमन से दूर, इस रिश्ते से दूर। कुछ वक्त के लिए अलग रहना चाहती थी ताकि दिलो दिमाग की उथल पुथल शांत कर सकूं। उस रोज के बाद घर में 2 बैग पैक होते रहे, नमन का ट्रिप वाला और मुझे उसे छोड़कर जाने वाला। दोनों बैग एक से दिखते थे, इसलिए मैंने अपने के हैंडल पर गोटा बांध दिया। जितनी दफा उस पर लगी गांठ देखती, लगता जैसे वो अंजलि हो। हमारे अलग होने की तारीख आ गई। रात को हम रेलवे स्टेशन के बाहर लगेज स्कैनर के सामने खड़े थे। मशीन से निकलते बैग उतारकर नमन मुझे हिदायत दे रहे थे कि पर्स संभाल कर रखूं, लेडी पैसेंजर ना हो तो सीट बदलवा लूं। उन्हें सुनते हुए मैं हाँ हूं में जवाब दे रही थी। घड़ी देखते हुए बोले, चलो एंजॉय करो, मेरा टाइम बड़ा हेक्टिक होने वाला है, हो सकता है कॉल ना कर पाऊँ, मैं भी बिजी रहूँगी। मैंने तुनक कर कहा तो वो ज़रा सहमे। चलता हूँ, ख्याल रखना। कहते हुए वो चले गए और मैं उनको देखती रही, दूर भीड़ में गुम होते हुए। थोड़ी देर बाद मैं भी ट्रेन में चली आई। कोच में अपनी रिजर्व सीट के नीचे बैग एडजस्ट कर रही थी कि निगाह हैंडल पर पड़ी। वो गोटा नहीं था। इधर उधर देखा कि कहीं गिरा हो, लेकिन नहीं मिला। ट्रेन चल पड़ी। मैं बदहवास सी बैग खींचते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन तब तक प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा, बहुत पीछे, और एक गलत बैग के साथ मैं आगे जा रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। कितनी अजीब बात थी ना। मैं नमन से दूर होने जा रही थी और यहाँ बैग में बंद होकर वो मेरे साथ चले आए। बैग खींचकर वापस आते हुए मैं उनको कॉल लगाती, लेकिन सिग्नल नहीं थे। आसपास के पैसेंजर सो चुके थे। मैं भी बेडिंग लगाकर लेट गई। कूलिंग तेज थी तो कंबल सर तक खींच लिया। अंधेरे के साथ अतीत की एक झीनी चादर भी मेरी आंखों पर ढक गई। वो वक्त पलकों में चुभने लगा जब वो दोनों करीब होते दिखे थे और मैं दूर होते हुए। वो नमन के ऑफिस की फैमिली पार्टी थी। उनके कलीग से मिलकर मैं स्नैक्स काउंटर पर आ गई थी। वो वहीं रुके रहे। मैं बार बार अपनी निगाहें नमन के इर्द गिर्द पहुंचा देती। इस बार उधर देखा तो अंजलि दिखी। अच्छी लग रही थी, बॉटल ग्रीन ड्रेस और ब्लैक पर्ल्स की ज्वेलरी। अंजलि, नमन ने कुछ खाया नहीं, तुम ख्याल क्यों नहीं रख रही? किसी कलीग ने कहा तो उसने 1 चम्मच आइसक्रीम नमन के मुंह में रख दी। उन्हें जूठा खाने की आदत नहीं थी, फिर भी खा लिया। मैंने अपना ध्यान पनीर टिक्का पर लगा दिया। अच्छा लग रहा था। हाँ सच्ची। अरे श्रुति, तुम भी आई हो? तभी अंजलि ने फिर मेरा ध्यान खींचा। वो दोनों मेरे पास आ गए थे। सबकी फैमिली आई है ना, तो मुझे आना ही था। कहते हुए मैं नमन के जरा करीब सरकी, लेकिन वो दूर नहीं हुई। उनकी बाजुओं से छूता हुआ उसका खुला कंधा अजीब लग रहा था मुझे। दूरियां सबसे ज्यादा तब खलती हैं जब उनमें किसी और का नजदीक होना शामिल हो। उस मुलाकात के बाद जब भी मैं नमन के साथ अंजलि से मिली, वो तब मुझसे दूर नजर आए। अंजलि कोई वाकया सुनाती तो नमन, अरे ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, कहकर किस्सा पूरा करने लगते। मॉल में कैंडी देखकर वो कहती, नमन मुझे ये कहानी है, चलो ना, तो वो उसके साथ चल पड़ते। बीच राह में जब याद आता कि मैं भी हूं तो पलट कर देखते और कहते, तुम भी आओ ना श्रुति। एक दफा मैंने यूं ही पूछ लिया था, अंजलि आपकी बेस्ट फ्रेंड है? और उन्होंने कहा था, वो कॉलीग है। कॉलीग इतने करीब होते हैं? हाँ होते ही होंगे, साथ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं ना, इसलिए। ड्यूटी के 8-9 घंटे कम नहीं होते। मैं अगर उंगलियों पर गिनूं तो
8 घंटे की नींद और रसोई के 4 घंटे हटा दूं तो कोई 1.5 या 2 घंटा बस। उनके साथ का इतना ही वक्त मिलता था मुझको। तभी ट्रेन झटके के साथ रुकी तो मैं चौंक पड़ी। अतीत फिसल कर पीछे रह गया। मैंने कंबल से सर निकालते हुए सामने की सीट वाले लड़के से पूछा, कहाँ रुकी है ट्रेन? बनारस के आउटर पे रुकी है, उसने कहा। मैं उठकर खिड़की के कांच से निगाहें चिपकाकर बाहर देखने लगी। ट्रेन चलने के साथ करीब आते इस बनारस शहर में मुझे इस उलझे हुए रिश्ते को खोलने वाला एक सिरा ढूंढना था। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं इस शहर की जुबान, यहाँ की आबो हवा को महसूस कर रही थी। सुबह के 8 बजे होंगे। ऑटो रिक्शे वाले सवारियों को आवाज़ दे दे कर पुकार रहे थे। एक बुजुर्ग मेरे पास साइकिल रिक्शे की घंटी बजाकर बोले, कहाँ जाए क्या बिटिया? जी किसी होटल तक पहुँचा दीजिए, गंगा घाट के आसपास मिलेगा। मैंने पूछा तो वो हाँ हाँ काहे नहीं कहते हुए उन्होंने सामान रिक्शे में रख लिया और मुझे बिठाकर चल दिए। पहली बार आई हो? रिक्शे के पेडल के साथ उनके सवाल भी शुरू हो गए। हाँ, मैंने कहा। अकेले आए हो? उन्होंने पूछा तो मैंने बगल की खाली जगह देखते हुए फिर हाँ कहा। मेरे सारे जवाब हाँ हूँ में ही रहे। कुछ कहने, सुनने, बोलने का मन ही नहीं हो रहा था। ले आएगन, गंगा के पास है और एकदम टॉप केयर होटल है। रिक्शा रोकते हुए वो बोले तो मैं मुस्कुरा दी। शायद 24 घंटों के बाद ये पहली मुस्कान थी मेरी। होटल का रूम अच्छा था, मेरी पसंद का। गंगा की ओर खुलती खिड़कियाँ, कच्ची मिट्टी वाला घाट और वहीं किनारों पर लगी कुछ नावें जिनके पाल हवा से लहराते तो नाव बंधन तोड़कर पानी पर रेंगने को उतारू हो जाती। मैं कुछ देर यूं ही खिड़की पर खड़ी सामने देखने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हाउसकीपिंग से लड़का पानी रखने आया था। यहाँ मार्केट कितने बजे खुलता है? मैंने पूछा। वो कुछ सोचते हुए शहर के 10 बाजारों के नाम गिनाते हुए बोला, 12 बजे जाएंगी तो सारे बाजार खुले मिलेंगे मैडम। वो चला गया और मैं यूं ही नमन का बैग लेकर बैठ गई। बैग के लॉक पर मैं वो सारे नंबर आजमा रही थी जो उनके पासवर्ड हुआ करते थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका लकी नंबर वगैरह वगैरह। वो हमेशा कहते पासवर्ड इजी होने चाहिए जो याद रहें हमेशा, सोच लो फिर मैं आपकी जासूसी करने लगूंगी। मैं कहती तो वो हंस देते। पिछले 20 मिनट से कोशिश कर रही थी। तारीख को उल्टा सीधा करके हर ऑप्शन ट्राई कर लिया लेकिन लॉक खुला ही नहीं। बदल दिया था क्या? मैंने अपने बैग का लॉक नंबर डाला तो वो खुल गया। 191116, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी डेट। मैंने बैग की चेन खोल दी। बड़े करीने से लगा था सामान। एक पाउच में शावर जेल, क्रीम वगैरह, मोड़ कर रखी टॉवल, तह लगे कपड़े। टाई रखी तो किनारे मोड़ कर रखा कागज़ खड़क गया। मैं उठाकर पढ़ने लगी। होटल के डिटेल्स थे, वहीं गुवाहाटी के जहां मुझे चलने को कह रहे थे। सिर्फ कहा, जिद नहीं की। अगर करते तो क्या पता। गहरी सांस भरकर मैं कागज़ वापस मोड़ने लगी। अब वहां कौन होगा उनके साथ? जहन में अंजलि का नाम कौंधा तो नसों में झंझनाहट होने लगी, जैसे कांच का चूरा लहू के साथ दौड़ रहा हो। वो कागज बेतरतीबी से बैग में ठूंस कर मैंने कवर गिरा दिया, लेकिन वो अब भी किनारे से झांकता मुझको चिढ़ा रहा था, किसी अड़ियल जल कुकड़े बच्चे की तरह। किसी को भूलने की कोशिश में हम उसे और भी ज्यादा याद करते हैं। जैसे बीते 2 दिन में मुझे कई दफा लगा कि नमन मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठे हों और मुझे यूं परेशान देखकर और भी खामोश हो गए हों। मैं बाजुओं से आंखें ढके रूम में लेटी थी। तभी इंटरकॉम पर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। मैडम, आपका डिनर रहेगा? रूम सर्विस से कॉल थी। उसे मना करते हुए मैंने कहा, चाय मिल जाएगी क्या अभी? तुम इतनी चाय क्यों पीती हो, वो भी बेवक्त? अगर नमन होते तो यही कहते। कुछ ही बातों पर बोलते थे वो, वरना चुप्पी तो जैसे शौक हो उनका, आदत हो। अकेले कमरे में बेचैनी होने लगी तो मैं उठकर बाहर निकल आई।
बनारस शहर की गलियां सड़कें नापने लगी। तभी शोरूम में सुनहरे बूटे वाली लाल बनारसी साड़ी दिखी। मैं वहीं रुक गई। ऐसी साड़ी नमन लाए थे। मैं उसी मैनिक्विन को देखने लगी, अपलक। एक पल को लगा जैसे मैं वो पुतला हो गई थी, निर्जीव सी। मैडम, अंदर आके देख लीजिए, दुकानदार ने पुकारा तो मैं चौंक पड़ी। जीवन बाकी था। वैसे क्या खरीदती मैं, सब कुछ तो लाए थे नमन। राजस्थानी बांधनी, साउथ सिल्क, लुधियाना से शॉल। वापसी में रास्ते की छोटी मोटी दुकानों से मैंने जरूरत का सामान लिया और चली आई। मैडम, आपके लिए मैसेज है। होटल पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा। नमन का मैसेज था, कॉल मी वंस यू गेट फ्री। यहाँ आने के बाद से मोबाइल पर्स के किसी कोने में छोड़ा हुआ था। सुबह या शाम जब भी मन होता तो माँ से बात करके फिर वहीं रख देती। मैं मोबाइल लिए बैठी थी। उंगलियां बार बार डायल बटन तक जाती, फिर लौट आती, जैसे किसी पाले की लकीर छूकर मन लौट रहा हो। डर रहा हो कि उधर गया तो वहीं न रह जाए। उस रात मैंने नमन को फोन नहीं किया। अगली सुबह, दोपहर, शाम भी नहीं, रात आ गई। सितारों के झुरमुट खिड़की के कांच पर चमक रहे थे। मैं कई रोज से खुला पड़ा नमन का बैग सहेज रही थी। जो कुछ खींचकर निकाला था सब करीने से लगा रही थी। चेन बंद करके बैग किनारे रखा तो देखा कि उनका सलेटी नाइट सूट बाहर ही रह गया था। मैंने उसे उठाकर यूं ही पहन लिया। बाजुएं लटक कर नीचे आ रही थीं, कंधे सरके हुए थे, फिर भी आरामदेह लगा। सलेटी रंग, ग्रे, नमन का फेवरेट। तुम्हें ये डल कलर क्यों पसंद है? मैं अक्सर उनसे पूछती और वो कहते, तुम वाइब्रेंट हो ना, इसलिए। मैं अगर वाइब्रेंट थी तो अंजलि? जैसे ही अंजलि का ख्याल आया मैंने फौरन उसे परे सरका दिया। यहां कम से कम इतनी दूर बैठकर उसे अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए मुझको। नहीं लाना चाहिए। मैंने अपनी ही बात दोहराई तो लगा जैसे आईना साफ कर दिया हो। ये मैं ही थी। माँ कहती कि घर के कोने हों या मन के, उन्हें बुहारते रहना बहुत जरूरी है। माँ की सीख, जिंदगी का सबसे जरूरी काम मैंने नहीं किया क्या? और अगर किया तो कहीं जल्दबाजी में तो नहीं? अगली सुबह मैं गंगा घाट पर बैठी किरणों को लहरों पर इठलाता देख रही थी। लोग लहरों में फूल और मन्नतों के सिक्के डाल रहे थे। ज्यों सिक्का गिरता, इंतजार में खड़े बच्चे उसे पकड़ने कूद पड़ते। मन्नत मांगकर मैंने भी एक सिक्का दूर उछाल दिया। बिटिया, गंगा माँ सारे दुख हर लेंगी। पीछे बैठे पुरोहित ने मुझे आशीष दिया तो मन भर आया। दुख कहाँ था, मेरे बाहर या भीतर? और हम तीनों में से किसने बोया उसको? इन सवालों के जवाब ढूंढता, गंगा की लहरों पर डूबता उबरता मन आहिस्ता आहिस्ता अपने किनारे लग रहा था। ऑफिशियल टूर के अलावा कोई ऐसी शाम नहीं जिसमें हमने साथ चाय न पी हो। हाँ, माना कम बोलते थे लेकिन मेरी बकबक सुनते थे। जानते थे कि मुझे सुबह की नींद पसंद थी, इसलिए कमरे में अंधेरा रखते थे, खिड़की से धूप नहीं आने देते थे। मैंने पर्स से मोबाइल निकालकर नमन को मैसेज किया, कैसे हैं आप? उनका जवाब फौरन आया, तुम कैसी हो? मैंने कोई जवाब नहीं भेजा। ये शब्द कहाँ बता पाते कि मैं कैसी थी। इंतजार की रात और अगले रोज 12 बजे की फ्लाइट के 2 घंटे काटने के बाद मैं गुवाहाटी में थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं होटल के रिसेप्शन पर थी। वहां बैठा लड़का इंटरकॉम पर नमन को फोन लगा रहा था। फोन एंगेज जा रहा था तो मेरी रिक्वेस्ट पर स्टाफ से कहकर मुझे नमन के कमरे तक पहुंचवा दिया। बंद दरवाजे के इस पार खुद को संभालते हुए मैंने डोरबेल का स्विच दबाया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार मैं यूं ही बेसब्रों की तरह घंटी बजाती थी। एक और बार बटन दबाती कि दरवाजा खुल गया। मेरे सामने नमन खड़े थे। उनकी पेशानी के बल, उनकी आंखों की थकन मैं निहारती रही। कुछ कहोगी या देखती रहोगी? वो आंखें उचकाते हुए बोले, क्या कहूं? मैंने पूछा। जो भी चाहो। यही बता दो कि क्यों नाराज होके गई थी तुम? उन्होंने पूछा तो मैं चौंक पड़ी।
पता था आपको? दोस्तों के साथ का कोई स्टेटस अपडेट नहीं, मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं, और माँ की बातों से भी लगा कि तुम, वो कह रहे थे और मेरी निगाहें कमरे में डोल रही थीं, खिड़कियों के गहरे रंग वाले पर्दों की ओर, स्टूल पर रखे मेरे सामान की ओर, लिप बाम, नेल फाइलर, मैगजीन, खट्टी मीठी गोलियों की डिब्बी। मेरे बैग का सामान लगा रखा था। मैं जरा भीतर बढ़ाई और वो भी। एक पल को लगा जैसे मैं वहां बनारस नहीं, उनके साथ कब से इसी कमरे में रह रही थी। नाराज क्यों थी तुम? उन्होंने पूछा तो मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे कुछ लगा। क्या लगा? उन्होंने पूछा। कि आप मुझे प्यार नहीं करते अब वो अंजलि, उसके नाम पर मेरी आवाज कपकपा गई, मेरी नजरें नीची हो गईं। उन्होंने झुककर मेरी ठंडी उंगलियों के पोर पकड़े, बोले, वो कहाँ से आ गई हमारे बीच में? मैं तुमसे प्यार करता हूँ बुद्धू। हाँ, ज्यादा कहता नहीं, लेकिन अब कहूँगा। क्या कहेंगे? पूछते हुए मेरी आवाज भर आ गई कि तुम जब मजाक करके होंठ दबाती हो तो प्यारी लगती हो, कि तुम्हारी बकबक सुने बिना दिन पूरा नहीं लगता, कि घर से बाहर रहता हूं तो तुम मेरे भीतर रहती हो। कहते हुए हौले से हाथ खींचकर उन्होंने मुझे अपने करीब कर लिया। हमारी उंगलियों की कसावट हौले हौले बाजुओं से होते हुए कंधों तक पहुंच गई। मैंने देखा कमरे में रखा वो सुनहरे गोटे वाला काला बैग हमें ही देख रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।